सर्वप्रथम माता पिता गुरुजनों व माँ शारदे के चरणों में मेरा नमन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो गणित का पेपर हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी गणित विषय कक्षा 10, तो पेपर बहुत सारे लड़के कह रहे थे सर इजी भी था। और तो मैं जहाँ जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद आए तो बोल रहे हैं कि सर हमारा 95 क्रॉस हो जाएंगे। तो पेपर बहुत सरल था, लड़के कह रहे थे सर पेपर बहुत सरल था। तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी मेहनत है, आपने जो अच्छे से मेहनत की है उन्हीं का फल है ये। टीचर तो सभी स्टूडेंट को बराबर पढ़ाते हैं, सभी स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप जो घर पे अतिरिक्त मेहनत करते हैं वही आपका परिणाम है। तो सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और वही विद्यार्थी जिन्होंने अच्छी से मेहनत की है, घर पे अतिरिक्त पढ़ा है, वो अच्छे नंबर लेके आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप ऐसे ही आने वाले हर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए, और मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों के गणित में भी अच्छे नंबर आएंगे और सभी पास होंगे। तो इसी के साथ में मैं आपको आज जो गणित का पेपर हुआ उसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, एक एक करके सरल व आसान तरीके से आप आराम से मूल्यांकन कर सकते हो एक एक करके। तो इसमें जो पहला जो प्रश्न था हमारा, तो पहला प्रश्न है कि बहुपद px बराबर दे रखा था 3 माइनस एक्स और x माइनस 4 की घात बताइए। तो इसको इजी करना था, 3x को 3x से गुणा कर दो और फिर 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को प्लस 4x। अब देखो इसमें चरपद है, चरपद में सबसे बड़ी घात कौन सी, बहुपद की घात किसे कहते हैं कि वह बहुपद जिसमें चरपद की घात सबसे अधिक घात हो वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें घात है भाई 2, तो आपका जो आंसर होगा इसमें 2 आंसर होगा ये। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद दिया है तो समांतर श्रेणी का योगफल। देखो 6 पद वाली पदों की संख्या दे रखी है, पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं, n का मान 6 दिया है, प्रथम पद को a से दर्शाते हैं, a का मान 2 दिया है, और अंतिम पद को हम an से भी दर्शाते हैं और l, तो इसका मान दिया है 10। तो समांतर श्रेणी का योगफल, और योगफल ज्ञात करने का सूत्र है SN बराबर होता है n/2 और a प्लस an या l। ये सूत्र मैंने बता रखा था। n का मान है 6/2 और a का मान है 2 और n का मान है 10। सरल कर दो, 2 तिया 6 और 10 है 12, 12 तिया 36 आंसर है दूसरे में। ये दूसरा प्रश्न था। और देखो तीसरा प्रश्न कि बिंदु, पहले का तीसरा प्रश्न है कि बिंदु P 5 माइनस 4 x अक्ष से दूरी। अब देखो इसमें वैसे तो हम जो इसमें ये x का मान है ये y का मान है, जो पूछा जाता है उसको उल्टा बताते हैं। अब जैसे वो कैसे, देखो जैसे ये ग्राफ है मान लीजिए, अब इसमें x का मान तो है, अब जैसे ये तो हो गया y और इधर है y डैश और ये है x और ये है x डैश। अब देखो x का मान 5 है तो 1 2 3 4 5, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और y का मान 4 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब ये जो बिंदु है, ये देखो x का मान 5 और ये 4, तो ये बिंदु ये रहा यहाँ। अब ये प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष तो ये रहा और इस बिंदु की x अक्ष से दूरी ये क्या है, ये y का मान कितना है -4, तो 4 इकाई होगी, यानी 4 इकाई इसमें, तो 4 इकाई आंसर होगा तीसरे में, 4 इकाई। और चौथा जो प्रश्न है, निम्न में से ए प्रीमेय संख्या है, 2 प्रीमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है जो प्रीमेय है, और 6 में 2.23 बार, यानी बार जो संख्या आ रही है उसको हम प्रीमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो वो भी प्रीमेय हो गई। और दे में 2.23 जिसका दशमलव प्रसार यानी शांत है, जैसे भाग देंगे तो 100 यानी दशमलव शेष पर आ रहा है 0 वो वाला, तो वो भी क्या होगा, शांत है। तो कुल मिलाकर इसमें पे सही है, क्योंकि इसमें 2 2 3 2 4 2 5 बार आगे डेज लगा रखा है तो संख्या चली जा रही है। तो इनको हम अशांत अनावर्ती, इसमें संख्या की देखो
पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये है ए प्रीमिय संख्या हो गई, तो इसमें बे होगा। ठीक है, चौथे में बे। हाँ, पांचवा प्रश्न देखो, इसमें पांचवा प्रश्न है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। देखो इसमें समीकरण दे रखी है 3x प्लस वाई बराबर 1। अब इसमें जब a को इधर लेके आ जाएंगे हम, -1 बराबर 0। अब तुलना करेंगे समीकरण की, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 का मान क्या हो गया 3, b1 का मान क्या हो गया, और गुणांक लेना है 1, और c1 का मान क्या हो गया -1। और जो दूसरी समीकरण दे रखी है कि 2 के -8x फिर प्लस y, और ये वाला पूरा इधर प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, पूरा ही माइनस का हो जाएगा ये। अब इसकी जब हम तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या हो गया, ये वाला गुणांक 2 के -1, और b2 का मान y का गुणांक क्या है 1, और c2 का गुणांक ये पूरा ही आएगा -2 के प्लस 1। अब शर्त क्या दे रही है, युग्म का कोई हल नहीं। यदि युग्म का कोई हल नहीं हो तो शर्त क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दोनों लेना है। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3, a2 का मान 2 के -1, और b1 का मान क्या है 1, और b2 का मान भी 1 करो, गुणा कर दो। तो 2 के -1 बराबर 3, तो 2 के बराबर माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, तो 2 के बराबर 4, तो के बराबर 4/2, तो यानी के का मान क्या आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें पांचवें में होगा आपके ए सही। पांचवें में क्या होगा ए। छठा प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। छठे में तो इसमें 3 स्थितियां हैं। तो जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसमें, तो इसका जो कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है, तो इसमें जब मूल वास्तविक नहीं है तो विविक्तर डी का जो मान होता है b² - 4ac का मान वो 0 से छोटा होता है। इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होते हैं इस वाली स्थिति में। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सही है छठे वाले में। और सातवां प्रश्न है, सातवें में देखो बिंदु एक तो ए दे रखा है कि x + 4 और y + 5, और बिंदु बी दे रखा है 6x और 3y। इसको अब ये कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है। अब जैसे इसको आप x1 है, ये x1 हो गया, और ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले सूत्र क्या होता है, किसी रेखाखंड को बराबर रूपांतर। तो देखो इसका जो सूत्र होता है x1 x2/2 और y1 + y2/2। मान रख दो, x1 का मान क्या है x + 4, और x2 का मान क्या है 6 - x/2। तो x से x तो कट गया, तो 6 4 10/2, x का मान तो आ गया 5। और इसी प्रकार y1 का मान क्या है y + 5, तो y2 का मान क्या है +3 - y, तो y से y तो कट गया /2, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8/2 यानी 4, 5 और 4। तो ऑप्शन नंबर है इसमें बे, सातवें में। देखिए आठवां प्रश्न। अब आठवें प्रश्न में क्या है, इसमें मान दिया है sin a बराबर 1/2, और आपको मान याद करना है 2 sin a और cos a का। अब देखो इसमें sin a का मान दिया है, लाल बट्टे का कैसे sin a का मान क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण, यानी 1/2। तो लंब का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है 2। हमारा क्या निकालना है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना है 2 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला है, तो 2 का 4 1 3, तो आधार का मान क्या हो जाएगा, ये a² आधा स्क्वायर आ रहा है, तो आधार का मान हो गया √3। आधार का मान आ गया, लंब का मान 1 हो गया, और कर्ण का मान 2 हो गया। और हमारे इसका मान इसका sin a का मान तो दे रखा है। अब cos a का मान क्या होता है, लाल बटे का कैसे, लाल बटे आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान तो √3 और कर्ण का मान है 2। तो मान रख दो इसमें 2 गुणा sin a का मान तो 1/2 और cos a का मान है √3/2। तो 2 से 2 तो कट गए, तो √3/2 ये हो गया इसमें √3/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर है आपके बे, आठवें में ऑप्शन नंबर बे। नवा प्रश्न देखो, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब 1/√3 देखो tan 30 की जगह रख दिया 1/√3,
और बटे में 1/1 और 10 स्क्वायर है, तो यानी 1/√3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सरल कर दो, 2 को 1 से गुणा किया 2 √3, और जब इनका भी वर्ग खोल दो 1/1, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो गया। अब जब इनको सरल किया 2/√3 और सरल किया लघुत्तम कितना आ गया 3, तो 3 - 1 यानी 2/√3 और 2/3। डबल भाजक में होती है तो हर की संख्या तो ऊपर चली जाती है, ये 2। अब 3/√3 आ रहे हैं, तो इसको वापस √3 का परिमेयकरण करेंगे, √3 और √3 को √3 से सरल किया तो आगे हो गया 3√3/3 से 3 कट गए तो √3 बच रहे हैं, तो √3 इसमें ऑप्शन नंबर दे सही है। 90 में कौन सा सही है, दे। प्रश्न नंबर 10 कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक पासे को एक बार फेंकने पर जो हमारे को कुल परिणाम प्राप्त होते हैं, एक बार फेंकने पर एक पासे को, तो वो जो होते हैं कुल परिणाम 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से प्रश्न क्या है, अभाज्य संख्या आने की, तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अब पहले तो हमारे को अभाज्य संख्या की परिभाषा आनी चाहिए। वे संख्या जिनके गुणनखंड केवल और केवल 2 ही होते हैं। तो अब देखो, एक तो 2 हो गई, एक इसमें 3 हो गया, 5 हो गया, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3, यानी 3/6, तो 1/2। तो इसमें अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त, 1/2 होगी, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। 11वां प्रश्न कि 2 आंकड़े 2 0 7 3 4 8 1 क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो सबसे पहले इसमें हम इसको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में छोटी संख्या 0 1 2 3 4 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब आंकड़े किसमें 7 है, और जो आंकड़ों की संख्या n से दर्शाते हैं, अब n का मान क्या है 7। अब 7 क्या है, विषम है, तो जब विषम संख्या है, जब आंकड़े विषम संख्या में हो, तब माध्य का सूत्र होता है n + 1/2, यानी n का मान 7, 1/2, तो 8/2, तो काट दो, तो चौथा पद यानी 4वां पद। अब 4वां पद देखो, 1 2 3 4 3, तो चौथा पद, तो माध्य का उत्तर आ गया आपके 3। तो ऑप्शन नंबर है इसमें ए। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, ए। 12वां सवाल। अब 12वें सवाल में यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता व योग 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें देखिए कि 5 और f का जो मान दे रखा है, यानी f 5 दे रखा है, x दे रखा है, 20 दे रखा है, 15 दे रखा है, 7 दे रखा है, 5। एक बार इनको जोड़ो, देखो 5 और 25, 25 और 40, मतलब 25 15 40 हो गए, 40 46 52, 52 प्लस x, और इनका योग कुल कितना दे रखा है 60। अब x में और क्या जोड़े कि 60 हो जाए, तो 8 जोड़े, तो 60 हो गया, तो x का मान क्या हो जाएगा 8 आ गया। तो x बराबर 8 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन हो गया 8। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन है 12वें में। तो ये पहले के आपके सारे एबीसीडी थे, बहुत पेपर इजी था। पढ़ने वाले स्टूडेंट के मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 आएंगे, और आएंगे बहुत सारे स्टूडेंट के। देखिए, दूसरे का पहला प्रश्न, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। अब देखो, इसमें जो रिक्त स्थान पहला पद दे रखा है ए, फिर दूसरा ज्ञात करना है, फिर तीसरा ज्ञात करना है, फिर संख्या दे रखी है 9 सही 1/2, तो 9 सही 1/2 को आप ये मिश्र संख्या भिन्न संख्या में लिख दो। 9 दूनी 18, 18 1 19, यानी 19/2। इसको, इस संख्या को इस रूप में लिख दिया मैंने, ये वाली संख्या। अब इसमें देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है A1, ये A2, ये A3, और ये पद जो दे रखा है A4। अब देखो, आप ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब इसमें देखो, ये पहला पद यानी A बराबर तो दे रखे है 5। अब जो चौथा पद है A4 बराबर, इसको हम कैसे A + 3D भी लिख सकते हैं, A + 3D। अब A4 का मान कितना है 19/2, A का मान कितना है 5, इससे D का मान आ जाएगा हमारे पास। इनको सरल कर दो आप, जब इनको सरल करेंगे तो 19/2, 5 प्लस के इधर आ गया तो माइनस के 3D। अब इनको सरल कर दो, एलसीएम आ गया 2 और 19, 2 5 10 बराबर 3D, बच गया 9, 2 इधर ये गुणे में थे, इस तरफ आ गए तो भाग में आ गया 3 बराबर D, तो 3 3 9, तो D का मान आ रहा है 3/2। अब D का मान जब 3/2 आ गया, अब दूसरा निकालना, मतलब दूसरा पद क्या है A + D। अब A का मान क्या है 5 और D का मान क्या है 3/2, तो एलसीएम ले लो, 2 आ गया, 5 मतलब 2 10 और 3, तो 13/2। इन दूसरा पद इस वाले डिब्बे में क्या आ जाएगा आपके 13/2,
और जो नेक्स्ट आएगा, अब जैसे A3 निकालना है तो A3 का A2 प्लस DB कर सकते हो आप। अब A2 का तो मान कितना आया 13/2 और D का मान कितना आ गया, D का मान आया आपके 3/2। इसको सरल कर दो, ऐसे में आ गया 2, 3 प्लस 16/2 तो 8 आ गया। तो A3 का मान कितना आ जाएगा 8। दूसरा का दूसरा देखो, समीकरण दे रखी है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और जो दूसरी समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसमें इसके जो अनुपात दे रखे हैं A1, अब देखो इसमें हमारे जो क्वेश्चन है इसमें इस प्रकार से दे रखा है। अब आप भी देखिए इसमें क्या अनुपातिक है क्या, इसमें देखो मतलब यहाँ है ही नहीं, तो इसमें हमारे या तो इसमें देखो प्रिंट मिस्टेक हो सकता है। तो इस प्रश्न में जो आंसर होगा तो A1 अनुपात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जब तीनों बराबर है तो अनुपातिक ये है, और प्रश्न में ये दे रखा है। अब इसमें देखो A1/A2, अब A1/B1 इसका ये इसके साथ में ये वाला, तो इसमें देखिए तो जो रेखाएं होगी निरूपित रेखाएं वो संपाती रेखाएं होगी जब ये स्थिति होती है। तो इस वाली स्थिति में 3 स्थितियां होती है, इसमें भी नॉट इक्वल टू होता है, यहाँ ये होता है तो समांतर होती है, और दोनों नहीं होते तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, इस प्रकार से। तो इसमें संपाती रेखाएं है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इस 7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो 7.5 मान लीजिए 7.5 को लंबा रेखाखंड है, कितना 7.5। अब इसको 2:1 में यानी 2 + 1 3 हो गए। अब 3 भाग है 1 2, जैसे ये 3 हो गया, 2 एक तरफ है तो यहां से ये तो हो गया बड़ा भाग 3 है, इन बड़ा वाला भाग क्या है ये 2 है, तो 2/1 कुल अनुपातों का योग 3 गुणा 7.5, तो काट दो, इन्हें 25 दिया 75 यानी 2.5। जब 2 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 50 यानी 0.05, तो 5 आंसर है इसमें, मतलब दूसरे के तीसरे में। चौथा प्रश्न है कि बिंदुओं 3 - 2 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही इजी था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र है। अब A 3 - 2 और मान लीजिए बिंदु B है 4 - 1, तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 ये y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 - x1 का योग 3 है प्लस y2 - y1, ये सूत्र है। अब इसको जब सरल करेंगे 4 में से 3 किया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 5 2 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 5 और 2 7 का वर्ग 2, यानी 7 का वर्ग तो हो गया 49 और 1 50, तो √50। दो बिंदु के बीच की दूरी इसमें आ जाएगा आपके √50। और पांचवा जो सवाल है cos 48 डिग्री माइनस sin 42, ये पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी भी एक चीज को बदल दो। अब cos 48 को बदलेंगे तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है sin 90 - थीटा, तो इसका हो जाएगा यानी cos 48। अब cos 48 की जगह देखो sin 90 - 48 तो sin 42 डिग्री। अब इस cos 48 की जगह क्या लिख देंगे हम sin 42 डिग्री, और ये इधर sin पहले से ही है तो sin से sin कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। तो इस वाले प्रश्न में आपके हो जाएगा 0। और निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या है कि देखिए आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है, यानी सबसे जो आंकड़ा आ रहा है उनकी बारंबारता सबसे अधिक किस आंकड़े की है। तो इसमें जो आंकड़े सबसे अधिक बार आ रहे हैं तो इसमें है 2 है, 2 कितनी बार आ रहे हैं 3 बार आ रहे हैं, तो इसमें आंकड़ा हो जाएगा आपके यानी बहुलक का मान हो जाएगा छठे में 2। बहुलक का मान क्या हो जाएगा 2 लिखना है कि अतः सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा वही बहुलक कहलाता है। देखिए तीसरा प्रश्न अतिलघुत्तरात्मक संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। अब 72 और 120 का, अब देखो 72 के टुकड़े कर दो, 2 36 2 18 2 9 फिर 3 का 2 3 3 1, और इसी प्रकार 120 के, अब 120 के करेंगे 2 60 2 30 2 15 फिर 3 5 5 और 1। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या है
कि किसी दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात व शेष सभी गुणनखंड लिखते हैं एलसीएम में। तो यहाँ देखो आप 72 के जो टुकड़े हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 3 बार आए और 3 2 बार आए। और 120 के टुकड़े देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ देखिए जो एलसीएम आएगा, अब उसका हम कैसे देखो, बड़ी घात क्या, 2 की घात 3, ये 2 की घात 3 तो बराबर है, तो बराबर एक बार लिखेंगे। और 3 इसमें भी बनिष्ठ है, इसमें भी बनिष्ठ है, तो 3 की घात 2 और क्या बच रहा है 5। तो 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9 और 5 गुणा कर दो, 9 8 72 गुणा 5 और 5 दूनी 10 का 0, 1 का 35 और 60। तो एलसीएम आपके आ जाएगा इसमें एलसीएम बराबर 360, ये आंसर है इसमें। तीसरे में दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संयुग्मों का योग दे रखा है, जिसके संयुग्मों का योग कितना है -3 और गुणनफल दे रखा है 2। योग -3 है और गुणनफल है 2। तो बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि के स्थिरांक है x² माइनस संयुग्मों का योग x प्लस संयुग्मों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। अब के x2 संयुग्मों का योग कितना दे रखा है -3 और संयुग्मों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2। के माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, प्लस 2 हो गया, और इसका जो अभी बहुपद जो होगा ये तो के स्थिरांक हो गया, तो ये अंदर वाला यानी x² प्लस 3x प्लस 2 ये आपके बहुपद का आंसर है। इन तीसरे का तीसरा बहुपद दे रखा है कि px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के संयुग्म ज्ञात कीजिए। तो देखो x2 के गुणांक और x2 को गुणा करते -8 और x का गुणांक -2 गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, जोड़ करने पर -2 आना चाहिए। तो x² तो गुणा इसके क्या हो गया 4 गुणा 2 हो गए। अब माइनस के चाहिए तो -4x प्लस 2x माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 दोनों कोष्ठक समान है तो सही है। तो x माइनस 4 और x प्लस 2, तो या तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 4, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया -2। तो संयुग्म जो होंगे 4 और -2 होंगे, ये आंसर है इसमें तीसरे में। चौथा कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 है। तो इस समस्या को रेखांकन हल कीजिए। तो आप देखो हल इसमें मानेंगे हम, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया x रुपए, और माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का जो मूल्य मान लिया y रुपये, तो ये x रुपये। अब जब कह रहा 5 पेंसिल का, तो 5 पेंसिल का कितना होगा भाई, 5 पेंसिल का कितना होगा 5x, और 7 पेन का कितना होगा 7y। तो इस प्रकार से जो पहली समीकरण बनेगी 5x प्लस 7y, इनका कुल मूल्य कितना है 50। एक समीकरण तो ये होगी, ये वाली एक ही आंसर हो जाएगा। और फिर दूसरी स्थिति में कह रहा है, ये तो फर्स्ट स्थिति हो गई, अब दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 7 पेंसिल का 7x, क्योंकि एक पेंसिल का x माना तो 7 पेंसिल का 7x हो गया। और 5 पेन का मूल्य, 5 पेन का मूल्य 5y। तो इस प्रकार से इनका कुल मूल्य कितना हो गया 7x प्लस 5y बराबर है 46 रुपये। ये दूसरी स्थिति हो गई, ये आंसर हो गया इसमें। ये तीसरे का पांचवा कि x माइनस 2 माइनस x बराबर 3x, x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसको द्विघात समीकरण सरल कर दो, x माइनस 2, ये माइनस x है ये इधर, और बराबर 3x को जब x से गुणा करेंगे तो 3x² और माइनस 3x को जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x। अब इनको पक्षांतर कर दो, और ये प्लस माइनस दोनों ही कट गए, ये प्लस का x ये माइनस का x कट गया। अब उधर लेके चले जाओ माइनस 2 को, तो इधर आ गया तो प्लस का हो गया, तो ये द्विघात समीकरण हो गई आपके, ये वाली आंसर। छठा प्रश्न, 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर इसे समद्विभाजित कीजिए। तो सर्वप्रथम हम पेंसिल व पटरी की सहायता से ए बी बराबर कितने सेमी का रेखाखंड खींचा 5 सेंटीमीटर का। अब इसका समद्विभाजन करना है, तो प्रकार के साथ आधे से ज्यादा चाप लेना, एक इधर कट गया एक इधर कट गया, उसी चाप को हिलाना नहीं, यहाँ रखना, एक ये कट गया एक ये कट गया, इस प्रकार से।
रचना भी करेंगे। ये हो गया आपको छठा सवाल। सातवां कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखो द्विघात समीकरण की तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, अब इसे तुलना करेंगे तो a का मान 3, b का मान -8 और c का मान क्या है -16। द्विविक्तर d का होता है डायमेंशन सूत्र जो होता है b² माइनस 4ac, इसमें ये होता है। अब इसमें देखो b का मान तो कितना है -8 का स्क्वायर और 4 गुणा 1 का मान 3, c का मान -16, 8 का वर्ग 64 माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, 12 को 16 से गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 3 का हासिल 16 3 192, इनको जोड़ दो 4 2 6 9 6 15 का 5 1 256। तो ये डी का मान आ गया। अब ये क्या 0 से बड़ा आ रहा है, यानी डी का मान क्या आ रहा है 0 से बड़ा। तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होती है, 3 स्थितियां होती हैं भाई। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी इसमें कि मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। और 0 से कम होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, कोई हल नहीं होता है। और 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे, ये स्थिति। तो इसमें तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। 8वां प्रश्न, यदि बिंदु Q P और R का मध्य बिंदु है। अब देखो ये कोई रेखाखंड है, ये कह रहा है कि यदि Q बिंदु P और R का मध्य बिंदु है, ये Q मध्य बिंदु यानी ये भाग बराबर है। P बिंदु के निर्देशांक देखो 5 और -4 और Q के देखो 0 और 1 और R के इसमें x और 6। तब x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र है अपने मध्य बिंदु के, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। अब देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x, ये y, ये x2, ये y2, मतलब तो इसका मान निकालना है। तो x का यहाँ तो 0 है, अब x1 का 5 और x2 क्या है उधर x है बटे 2, पक्षांतर कर लो, क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 प्लस x बराबर 0, क्योंकि 2 को 0 से गुणा किया तो 2 इधर x को, तो x बराबर -5, ये आंसर हो जाएंगे इसमें। तो तीसरे नवा प्रश्न है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। सारणी बनाना सभी को आती होगी। tan 45 का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है, जो sin 60 का होता है वही cos 30 का होता है, √3 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस sin इसका मान क्या होगा, sin 60 का मान √3 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसमें, अब ये संख्या दोनों समान है, ये प्लस के लिए माइनस के दोनों ही कट गए और इधर बचा 2 एकम 2, ये 2 आंसर हो गए। फिर तीसरे का 10वां कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादच्चा निकाली जाती है, मतलब बिना देखे गेंद, बिना देखे इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। अब कुल तो परिणाम कितने हैं, 3 + 5, कुल परिणाम कितने हो गए 8, और 3 वाली तो लाल है और ये काली गेंद है। प्रश्न क्या कह रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये गेंद लाल होगी, तो लाल वाली कितनी है 3, कुल परिणाम कितने हैं 8, तो 3 बटे 8 आंसर होंगे। सूत्र लगाना है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 11वां प्रश्न कि tan A और cot B, तो A + B का मान ज्ञात कीजिए। अब tan A का देखो, tan A का क्या है इसमें सूत्र होता है कि tan θ = cot 90 - थीटा। अब कोण की जगह a दे रखा है तो आप भी यहाँ a मान सकते हो, तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ यहाँ cot 90 - a और इधर cot b। ठीक है, कोणों की तुलना करने पर, जब कोणों की तुलना करेंगे तो इधर कोट बराबर है, तो कोणों की तुलना करेंगे, तो 90 - a और इधर b, तो 90 बराबर a प्लस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो a + b का मान आ गया 90, तो इसमें क्या लिखेंगे 90। 11वां बंधन का मध्य ज्ञात करना है।
6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यमिक सूत्र बताया गया था कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी को आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद बटे हुए कुल कितने आंकड़े हैं, 1 2, कुल आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 का भाग दे देना और सभी को जोड़ दो इसमें। तो जोड़ेंगे तो देखो 11 6 17, 17 और 21 38, 17 और 21 38, 38 और 23 है 38 और 23 61, 61 और 14 75 5 80 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 80 बटे में 6। अब एक बार और भाग दे दो इसमें। भाग दिया 6 कम 6 बच गए 2 6 3 18 बच गए 2 6 3 18 ये आंसर हो गया। तो ये आपके खंड ए समाप्त हुआ। अब खंड बे में देखो चौथा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। जो एपी दे रखी है 10 7 4 डैश और -32, यानी इसमें पहला पद ए का मान 10 और डी का मान क्या होता है, क्रमशः दो पदों का अंतर 7 - 10 है, तो डी का मान क्या हो जाएगा -3। और जो लास्ट का पद दे रखा है वो एन बराबर -32 और हमारे पदों की संख्या निकालनी है, एन का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है एन बराबर ए एन प्लस माइनस डी हो गया। एन का मान कितना है -32, ए का मान कितना है 10, एन का मान हमारे को ज्ञात करना, डी का मान कितना है -3। अब 10 प्लस के है इधर आ गए तो माइनस के हो गए और एन -1 -3 जोड़ दो इनको माइनस के 42 और इधर माइनस के 3 गुणे में इधर आ गए तो भाग में, तो एन -1 माइनस कट गया और भाग दे दो इसमें। तो 3 कम 3 3 चौक 12 तो एन -1। अब इधर माइनस का एक था इधर आ गया प्लस का, तो एन बराबर 15, यानी इसमें 15 पद होंगे। कितने पद होंगे 15। पांचवा कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। अब इसमें जो एपी बनेगी तो एपी प्रथम धन पूर्णांक योगफल धन पूर्णांक है, तो जो प्राकृत संख्या 1 2 3 और अंतिम पद है 200। योगफल ज्ञात करना है। ए का मान कितना है 1 और डी का मान 2 - 1, तो डी का मान भी क्या हो गया 1 और लास्ट का जो पद दे रखा है एन, एन का मान कितना है 200। एन और एल एक ही बात होगी, अंतिम पद है। योगफल का सूत्र क्या होता है एस एन बराबर एन बटे 2। अब इसमें देखो कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल। अब 200 धन पूर्णांकों का योगफल, तो इसमें पद भी कितने हो गए भाई 200, पद भी तो 200 हो जाएंगे, इसमें पद भी कितने हो जाएंगे 200। एन का मान भी क्या हो जाएगा 200। तो ए प्लस एन का मान 200 बटे 2, ए का मान 1 और एन का मान 200 कट गए 100 गुणा 201 20,100 ये आ गया। जैसे प्राकृत संख्या ये आंसर है। छठा प्रश्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जो द्विघात समीकरण है x² - 8x - 180 बराबर 0 मूल ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। अब देखो इसमें x² - 8x अब या तो गुणनखंड विधि से कर लो या फिर किसी भी द्विघाती सूत्र से करो, कैसे भी करो। तो हम मैं गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। अब गुणा करने पर तो 180 नीचे जोड़ बाकी करने पर 8 आने चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है तो 10 गुणा 18 ये हो गई। अब इसको टुकड़े कर लेंगे x - 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन ले लो इसमें से, x - 18 बच गया, इसमें से 10 कॉमन ले लो, x - 18 बच गया बराबर 0। अब दोनों समान है, x - 18 और x प्लस 10 बराबर 0। अब या तो x - 18 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 18, या फिर x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया -10। तो होते समीकरण के मूल हो जाएंगे 18 और -10, ये आंसर हो जाएंगे इसके। सातवां प्रश्न जो है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण इसमें दे रखी है x - 3y बराबर 7 और दूसरी जो समीकरण दे रखी है यह तो होगी समीकरण 1, दूसरी समीकरण x + 4y बराबर 14 समीकरण 2। देखो इसमें प्रश्न में
निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। किसी विधि का नाम नहीं है तो आपको जो विधि उचित लग रही है, सरल लग रही है, उसी से कर सकते हो। और वैसे सबसे उपयुक्त विधि तो विलोपन विधि होती है। विलोपन विधि में देखो गुणांक समान है, अब x का इसमें भी गुणांक समान, इसमें भी गुणांक समान है, और जब गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह भी समान है तो समीकरण 1 को 2 से घटा दो, तो समीकरण 1 माइनस 2। अब एक है हमारे पास ये वाली, और दूसरी जो समीकरण है ये वाली, प्लस माइनस और माइनस, भाई घटाने पर चिन्ह बदलते तो ये दोनों ही तो कट गए, तो ये हो गया -7y और इधर बच गया -y, तो y बराबर 7/7, तो y का तो मान कितना आ गया ये, और y बराबर 1 किसी में भी रख दो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 7 किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास x - 3y बराबर 7, तो y की जगह हम क्या रख दिए 1, तो x - 3 बराबर 7, तो x बराबर माइनस का और चला गया प्लस, x बराबर कितना आ गया 10, तो उत्तर आपके x बराबर 1 और x बराबर तो 10 हो गया और y बराबर 1 हो गया, ये वाला उत्तर हो गया आपके। 8वां प्रश्न, दो संख्याओं 616 और 32 का महत्व समापवर्तक ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है। अब HCF आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे उससे भी कर सकते हो, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो है, और प्रमेय, और जो बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो उससे कर लेते हैं। तो देखो जो दे रखे 616, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो 2, फिर भाग दिया 2 3 6 308, फिर 2 का दिया 15 4 154, 2 3 6 ठीक है, फिर 2 का दिया 2 7 14 2 7 14, अब नहीं जा रहा है 7 का दे दो 11, फिर 11 दे दो, एक बार गया, इसी बदले 32 के कर दो, 32 के करेंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 2 2, और 616 के टुकड़े किए हैं, देखो 2 की घात 3 यानी 2 3 बार आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं 11 आ रहा है, 32 के टुकड़े किए 2 कितनी बार आ रहे हैं 5 बार आ रहे हैं। और HCF की परिभाषा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की परिभाषा है कि किसी पूर्णांक दिए गए पूर्णांकों के अभाज्य गुणन करने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात HCF कहलाती है। अब देखो उभयनिष्ठ गुण इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 की घात 3, ये ऐसे बचे होगा 3 मतलब 8 आंसर हो जाएंगे इसमें HCF। 9वां प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक √3 तथा -√3 है। अब शून्यंक दे रखे हैं, हल दिया है, किसी बहुपद के शून्यंक दिए हुए हैं, जब किसी बहुपद के शून्यंक ये दे रखे हैं देखो, तो इसको हम जो विधि कर रहे हैं तो उससे अब जो शून्यंक ये दे रखे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x -√3, या तो, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में लिख दो x +√3। अब इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है a - b और a + b। अब इसका सूत्र होता है a² - b², a का मान क्या है x², b का मान क्या है √3 का स्क्वायर, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो x² - 3, तो ये देखा रूट हो गया बराबर ये आंसर आ जाएगा। 10वां प्रश्न, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब अनुपात ज्ञात करना, देखो मान लीजिए कोई रेखाखंड है a b, अब a b के जो बिंदु दे रखे हैं -5 और -6, और इसके हो गया -1 और -4। अब कह रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो जो बिंदु मतलब y अक्ष पर स्थित होता है उसका x का मान तो क्या होगा 0 और y का मान वही रहता है, ये वाला। अब सवाल हमारे ये कह रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ये x1 है, ये y1, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये x2, ये y2। अब यहाँ हमारे को देखो x का मान 0 है तो इस x से निकालेंगे, तो सूत्र बता रखा था, तो x बराबर क्या होता है, तो अनुपात m/m2 हो गया, तो इसका सूत्र होता है m1x2 + m2x1 बटे में m1 + m2। x का मान क्या है 0, m1 का मान ज्ञात करना है, x2 का मान क्या है -1, तो ये m1 है ज्ञात करना है, प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान क्या है 5, और ये संख्या अब इधर m1 + m2 क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर से 0 हो गया, और इसको गुणा किया -m1 और +5m2। अब -m1 इधर आ गया तो प्लस का हो गया, तो 5m2, तो m1 बटे में m2 यानी
5/1, तो अनुपात हो गया 5 अनुपात प्लस m अनुपात 1। अब m1 अनुपात m2, तो उत्तर आ गया आपको 5/1, ये वाला, ये आंसर है। 11वां, 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 1:2 में विभाजित कीजिए। तो मान लीजिए कि ये आपकी कोई रेखाखंड है ए बी, 7.6 सेमी का कोई लंबा रेखाखंड। अब इसको कौन से अनुपात में बांटना, 1:2 में। जब 1:2 में विभाजित करेंगे, कुल अनुपात कितने हैं, 3। तो ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी थी हमारे को, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके कुल अनुपातों की योग 3 भाग कर दो, 1 2 3, ये हो गया 3। अब इसको इसे मिला दो, ये मिला दिया, लास्ट वाले बिंदु को इसको नाम भी दे दो A1 A2 A3। अब यहाँ पर एक चाप काटना था इस प्रकार से। अब पहला क्या है, एक तो A1 से यहाँ से सेम ये वही चाप यहाँ से काटना था, ये दूरी माप करके यह नापनी थी, तो ये इस प्रकार से, फिर इसको मिला तो आगे तक स्पर्श करा दो, तो ये आपका हो जाएगा बिंदु। दे दो इसको या सी दे दो, कुछ भी दे दो, ये तो ये हो गया आपके अनुपातों में। ऐसे रचना करनी भी। यदि साइन ए बराबर 3/5 है, तो टेन और कोस ए का मान निकालना है। अब देखो लाल बट्टे का कैसे, लंब बटेवा कर्ण, 3/5 आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है। देखो कर्ण का मान तो कितना है 5, 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 5 का कितना होता है 25, 3 का कितना है 9, 25 में से 9 गया तो 16, तो आधार बराबर रूट यानी ए बराबर कितना आ गया 4, यानी आधार का मान 4 आ गया, लंब का मान आ गया, लंब का मान आपके पास 3 हो गया, कर्ण का मान आपके पास 5 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे को जो मान निकालना है, किसका निकालना है, tan A प्लस cos A का मान। tan A का मान लाल बटे का कैसे क्या होता है, लाल बटे का कैसे, तो लंब बटे आधार tan का, इस पर लाल बटे हुए का, ये लंब बटे हुए आधार प्लस cos A का मान आधार बटे हुए कर्ण। अब देखो लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4, प्लस आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, सरल कर दो। एलसीएम आ गया आपके 20, 4 पंजे 20 हो गए, 3 पंजे 15, 4 चौक 16, तो 15 3 30 बटे 20 आंसर आ जाएंगे। ये आपके आंसर है 12वीं की। 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न है कि सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन है बराबर सिद्ध करना है कोस है, ये वाला। तो आपको LHS को सरल करना है। LHS लेने पर, तो LHS हमारे पास जो है सेक ए प्लस टेन है और 1 माइनस साइन है। अब देखो सेक ए का मान होता है 1/, कोस से त्रिकोणमिति अनुपात में, टेन ए का दूसरा मान भी होता है, क्या होता है साइन है बटे कोस है, और इधर ये वाला कोष्टक साथ में चला आ रहा है। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया कोस है भाग दिया 1 प्लस साइन है, और ये जो है कोष्टक ये भी तो ऊपर ही है 1 माइनस साइन है। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला कोष्टक बन गया, यानी ये तो हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ठीक है, और कॉस है, और ये हमारे पास रश्मिका है त्रिकोणमितीय रश्मिका, इसका मान क्या होता है कॉस स्क्वायर है, बटे में क्या है कॉस है, तो एक कॉस स्क्वायर से कट गया, तो शेष क्या रह गया कॉस है, किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। इतनी सीधम ये तो सिद्ध करना है। 14वां प्रश्न, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, सरलता गुणा करना है। x का मान 0 4 8 12 16 और 20, और f का मान दे रखा है 1 3 5 4 2 1, तो x गुणा f निकाल दो, तो 0 4 3 12 8 5 40 12 4 50 और 2 32 और 20, ये हो गया सिग्मा एफ। जोड़ दो इनको, 3 और 1 4 5 4 9 9 4 13 13 2 15 और 1 16, 3 1 4 5 9 4 13 2 15 तो 1 16 हो गया, तो इनको भी जोड़ दो, 8 2 10 2 12 का 2 1 कहाँ से, और 4 2 6 6 4 10 10 4 3 13 2 15 152। तो माइती का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ एक्स है। सिग्मा एफ एक्स का क्या होता है 152, सिग्मा एफ पर 16 का भाग दे दो, और जब 16 का भाग देंगे तो
16 नंबर की 144, 16 नंबर की 144, कितने बच गए? 6 2 8 और 16 पंजे 80। तो x बराबर मान लीजिए बराबर ये आ गया। 15% कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए। तो देखो अधिक के प्रकार में बंटन में बदलने के लिए और से अधिक प्रकार की दो विधियां होती है त्वरण खींचने की, कि बारंबारता बंटन में बदल के अधिक प्रकार के बंटन में क्या करते हैं कि निम्न सीमा जो निर्देशांक लेते हैं वो निम्न सीमा और सेब निकालते हैं, और से कम प्रकार में अधिक जो अधिक सीमा होती है वो वाली ऊपरी सीमा और सेब लेते हैं। तो ये केवल बंटन बदलने के लिए कह रहा सारणी बनानी है, नहीं कि इस पर त्वरण खींचना है, केवल सारणी बनानी है। तो इसमें जो देखो वर्ग अंतराल जो दे रखे थे वो तो दे रखा है कि 50 से 55, यानी इसमें जो वर्ग अंतराल दिया था 50 से 55, ये तो वर्ग अंतराल है इधर 50 से 55, और इधर दे रखा है F2, फिर 55 से 60 8, फिर 60 से 65 12, 65 से 70 24, फिर 70 से 75 38, और 75 से 80 16। ठीक है, अब ये से अधिक प्रकार की बात कर रहा है, तो से अधिक प्रकार की बंटन सारणी, से अधिक के प्रकार की बंटन सारणी जो इसमें होगा, तो इसमें देखो वर्ग अंतराल तो क्या बनेगा? वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल क्या? 50 से अधिक की बात कर रहा है तो 50 से अधिक। अब 50 से अधिक देखो 50 से अधिक, और इधर ये सीएम बन जाएगी हमारे। अब 50 से अधिक तो देखो सारे ही है 50 से अधिक, तो ये इनका योग क्या है? 50 से अधिक तो ये सब हो गए 8 2 10 सर, इस प्रकार से इनका योग देखो 8 2 10 22, 22 सर 24 46 16, तो 100 हो गए। सिग्मा एफ का मान क्या हो गया? 100। काउंट कर सकते हैं 8 2 10 2 12 4 16 16 8 24 24 से 30 3 का हासिल 3 4 2 6 6 3 2 1 10, सिग्मा का मान क्या हो गया? 100। तो 50 से अधिक तो सारे ही हो गए 100। अब वर्ग अंतराल तो हो गया शेप। अब देखो 50 से अधिक, सिग्मा एफ का मतलब क्या? 100 हो गया। 50 से अधिक तो सारी है। अब 100 में से क्या करना है? 2 माइनस कर दो, तो ये 2 माइनस करेंगे ना तो ये सारी चीजें 55 से अधिक हो जाएगी, तो कितना हो गया? 98। अब देखो 55 से अधिक तो हो गया 98 भाई, ये सारे योग। अब 60 से अधिक तो केवल ये वाला इनका योग ही होगा, तो 100 में से ये जो है ये इनको माइनस कर दो 100 में से, तो 100 में से 10 माइनस कर दो, कितने बच गए? 90 भाई। ये इनका ये करेंगे ना 60 से अधिक तो इनका योग, या तो आप इनको डायरेक्ट योग करके लिख सकते हो 65 से अधिक। अब 65 से अधिक का मतलब क्या है? ये वाला योग केवल यही है ये। अब 12 8 20 कर दो, 22 माइनस कर दो, 22 माइनस करेंगे तो कितने बच गए इसमें? 78। ये 78 होगी, और वैसे भी ये 78 ही हो रहे हैं। 8 से 14 4 18 से 3 2 5 1 6 1 7, फिर वापस से 60 से अधिक 65 से अधिक और 70 से अधिक। 70 से अधिक तो कितने वाले? ये दोनों ही है, ये वाले। और 70 से अधिक मतलब ये दोनों वाले हैं, तो कुल मिलाकर ये इनको ये जोड़ना है। अब ये वाले जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 8 2 10 22 22 सर 24 46 46 माइनस कर दो, कितने बच गए? 44। और फिर 75 से अधिक, अब 75 से तो अधिक कितने हो रहे हैं? 16 हो रहे हैं। 75 से अधिक तो वैसे ही 16, तो वैसे भी इनका योग करेंगे 100 माइनस 84, तो कितने बच गए? 16। तो 75 से अधिक तो कुल 16 ही है। तो ये जो निर्देशांक होंगे फिर हमारे ये बारंबार तो बंटन सारणी होगा, इसे निर्देशांक लिखने की जरूरत ही नहीं, ये वाली सारणी होगी। प्रश्न कि दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि एक के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? एक के मैच जीतने की जो प्रायिकता दे रखी है वो कितनी है? 0.62। तो बी के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है? तो देखो ए के जीतने की मैंने क्या नियम भी होता है प्रायिकता में कि जो प्रायिकता घट रही है उन सभी प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। और प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम। तो 1 के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है,
तो बी के में जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से माइनस कर दो, ये 0.62, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो 1 में से जब इनको माइनस करेंगे तो उत्तर क्या होगा, 0.38, ये आंसर होगा इसमें। 17वां प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है, तो इसमें दिया है हल, प्रथम 16 पदों का योग कितना है, 728, तथा प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8, तब 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद हमारे को ज्ञात करना है, यानी ए 20, ये हमारे को ज्ञात करना है। तो इसमें देखो एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। अब n की जगह तो 16 पद दे रखा है, तो 16/2 2 गुणा 8 प्लस n का मान 16-1, d का मान हमारे को ज्ञात करना है, और इसका मान तो दे रखा है कितना, 728, और इसको काट देंगे तो क्या हो गया, 8। अब 8 इधर गुणे में थे, इधर आ गया तो किसमें आ गया, भाग में, तो 8 दूनी 16 बच गए इधर, और इधर 16 में से गया तो 15d। अब भाग दे दो, 9 8 72, 8 एकम 8, 16 प्लस कर इधर आ गया तो माइनस के, तो 15d। अब बाकी घटा दो, 11 में से 6 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7, 15 गुणे में इधर आ गया तो भाग में, तो 15 तो डी का मान कितना आ गया, 5, डी का मान आ गया 5, और ए का मान भी आ गया। तो ए 20वां पद आप निकाल सकते हो, तो ए 20 बराबर ए प्लस 19d। तो ए का मान कितना है आपके पास 8, और 19d का मान कितना है 5, तो 19 पंजे 95, और 95 और 8 103, तो ये 20वां पद हो गया आपके 103। 17वें का 8वां वाला, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है, तब इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। 17वें का 8वां वाला प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यानी Sn बराबर आपको दे रखा है n-n², और आपको ज्ञात करना है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसको देखो, n बराबर 1 लेने पर, जब n बराबर 1 लेंगे तो n बराबर 1, तो 1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1, तो Sn आ गया आपके 3, यानी जो Sn है वही a, तो a का मान तो आ गया आपके 3, यानी प्रथम पद आ गया आपके 3। और अब दूसरा पद और चाहिए, तो s बराबर 2 ले लो, तो s बराबर 2 लेंगे तो s2 यानी 4 गुणा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 2, 4 दूनी 8, 2 का 4, तो s2 का मान कितना आ गया भाई 4। अब जब दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद तो a2 का सूत्र होगा s2 माइनस s1, तो a2 बराबर s2 का मान कितना है 4 आया, s1 का मान 3 आया, तो a2 का मान कितना हो गया 1। तो हमारी जो AP बनेगी, तो पहला पद तो क्या था 3, दूसरा पद क्या था a, तो इसमें a का मान तो 3 है, और d का मान 1 माइनस 3, तो d का मान क्या हो गया -2, तो a 10वां पद यानी a प्लस 9d, a का मान 3, 9 गुणा d का मान -2, तो 3 प्लस को माइनस से गुणा किया, -9 दूनी 18, 18 में से 3 गए तो -15, तो ये 10वां पद हो जाएगा आपका -15। देखिए 18वां प्रश्न, 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, भुजा मान लीजिए ये AB भुजा 5 सेमी की, तो प्रकार के साथ चाप भरना 5 सेंटीमीटर का, इधर भी 5 सेंटीमीटर का चाप भरना इस प्रकार से, फिर इसको आप मिला दीजिए, ये AB और C, ये हो गई, ये भी 5 और ये भी 5। अब क्या कह रहा है कि भुजाओं की 2/3, अब 2/3 लेनी है, तो 2/3 में तो देखो पहले तो आपको A से निम्नकोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है, ये निम्नकोण। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी 3 है, तो 3 भाग कर दो, 1 2 3, फिर इसको नाम दे दो A1 A2 और A3, फिर लास्ट वाले बिंदु को इससे मिला देना है, ठीक है। अब उसके बाद में ये इसको हर में था 3 तो मिला दिया इसमें 3, अब इसको ये में चाप काटना है, ये वाला सेम यही चाप वापस, अब 2 ऊपर कितना है 2 से काट दो, ये दूरी मापो, ये दूरी सेम, ये इस प्रकार से। अब वापस ये दूरी, ये यहाँ जो चाप काटा वही यहाँ काटना है, फिर ये दूरी जो मापी वही यहाँ नापनी है,
मान लीजिए यहाँ कटा, अब ये तो आप मापोगे जब इसको, ये इस प्रकार से बन जाएगी। और ठीक है, तो इस प्रकार से आकृति बनेगी। आपके 18 रचना आपको करनी है। और अथवा वाला 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर, मान लीजिए 5 सेमी त्रिज्या का कोई ये वृत्त है, 5 सेमी त्रिज्या का, ठीक है। वृत्त पर ऐसी दो स्पर्शरेखा खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो 60 डिग्री कोण पर देखिए, ये 5 सेमी त्रिज्या हो गई, ए 5 सेंटीमीटर। तो इस पर बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखो, एक तो यहाँ इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो त्रिज्या और स्पर्शरेखा एक दूसरे परस्पर लंबवत होती है। तो यहाँ हम प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो लगभग मान लीजिए ये इस प्रकार से बनेगा, यहाँ 120, और ये इस प्रकार से, ये इसको स्पर्श करती हुई निकल जाएगी ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ ये तो हो गया 90 का, तो इस बिंदु पर 120 का बनाना केंद्र पर। अब 120 का बनाएंगे इस प्रकार से, एक या कटा इस प्रकार से ये। अब यहाँ पर वापस आपको 90 का बनाना है ये इस प्रकार से। तो 90 का जब बनाएंगे तो ये 60 का हो गया, 120 का, और इधर चाप काटेंगे इस प्रकार से ये। तो ये आपकी जो रेखा बनेगी 90 डिग्री कोण को जाती हुई इस प्रकार से। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब तीनों कोण की रचना कर दी हमने। अब जब तीनों कोण की रचना कर दी तो ये कोण जो बनेगा लास्ट वाला कितने का बनेगा, 60 डिग्री का, ये ऑटोमेटिक बनेगा डी। फिर क्योंकि ये जो दो स्पर्शरेखाएं होगी, अब नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो स्पर्शरेखाएं बी सी और ए सी, ये दोनों परस्पर कितने 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होगी। 19वां प्रश्न, प्रश्न दे रखा है tan 49 डिग्री और tan 24 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 41 डिग्री और tan 66 डिग्री बराबर लेके आना √3। देखो सिद्ध करना है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको जो जो पूरक कोण है उनको पास में लिख दीजिए। जो इसमें पूरक कोण के युग्म है उनको पास में लिखना है। पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण, वह कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वह दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। देखो 49 और 41, इनका योग आपस में देखो tan 49 और tan 41, फिर ये tan 24 और tan 24 और tan 60, और फिर ये tan 66 और ये tan 60। अब देखो अब ये दोनों युग्म पूरक कोण के हैं और ये दोनों युग्म, तो पूरक कोणों के युग्म से किसी भी ए को बदलना है। तो मैं tan इसको बदल रहा हूँ, तो इसका क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा की जगह क्या 49 और इधर tan 41, और इसमें इसको बदल रहा हूँ मैं tan 90 माइनस 24 और इधर ये tan 66 और इधर ये tan 60 है ये। अब देखो ये तो हो गया इधर कोट 90 में 50 गया, तो कोट 41 और इधर ये tan 41 पहले से ही है, तो ये तो कोट 41 हो गया। तो आप देखो इधर इस tan 41 को बदल दो, यहाँ tan 41 को बदलेंगे तो tan का सूत्र क्या होता है 1/2 कोट 41, और इधर भी इसका तो हो गया tan 66 और इस tan 66 को हम बदल देंगे 1 कोट 66, और इधर जो बच रहा है tan 60 डिग्री। इन कोट इसको बदला तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसको बदल दिया था सॉरी, तो यहाँ हो गया आपके कोट और यहाँ पर भी हो गया कोट। तो कोट इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 गुना आपके उधर बचा tan 60, और tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर √3, दोनों मान बराबर आ गए। इसी तरह HP हैंस प्रॉब्लम। और देखो 19वें अथवा वाला जो प्रश्न दे रखा था √1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन सिद्ध करना है सेक प्लस tan। तो LHS लेने पर, तो LHS लेंगे, LHS को सरल करने पर या LHS लेने पर, तो LHS में ले रहा हूँ यहाँ पे √1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। तो दोनों को अंश और हर को हम गुणा करेंगे, जो अंश में है उसी सेम संख्या को चिन्ह बदल देंगे, तो 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन है। ऊपर देखो दोनों कोष्टक समान है,
तो समान 1 प्लस समान है तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, साइन ए का होल स्क्वायर बटे में देखो ये माइनस बी ये प्लस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान 1 और x का हो गया साइन स्क्वायर ए, तो √1 प्लस साइन है और ये सर्वसमी का होती है, इसका मान क्या होगा cos स्क्वायर ए, तो अब रूट हटा दो, ये वर्गमूल ले लो, अब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और नीचे भी स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस साइन है और बटे में क्या बच रहा है cos है, तो देखो दोनों के बटे में तो अलग अलग कर दो, तो साइन ए बटे हुए cos है और इसका मान क्या होता है sec है और इसका मान क्या होता है tan है, तो यही तो हमारे को सिद्ध करना है, बराबर RHS इक्तिसीदम एच। देखिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित मध्य विधि द्वारा मध्य ज्ञात कीजिए, तो कल्पित मध्य द्वारा देखो हल है, तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और इसमें f का मान दे रखा है 2, 5, 8, 4, 1, तो कल्पित मध्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल्पित मध्य, तो उसके लिए x निकालो, तो पहले x निकालेंगे, इनको जोड़ जोड़ के 2 का भाग है तो 0, 10, 5, 10, 10 का अंतराल है 5, 15, 25, 35 और 45। अब कल्पित मध्य में सबसे पहले हम सूत्र क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, तो ए का मान किस में से चुनते हैं x में से चुनते हैं, वही मध्य मान, तो ए का मान तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का मान क्या हो गया 25, तो जो डी का जो सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए, अब ये जो सूत्र होता है तो एक्स आई 5, 25 तो क्या हो गया -20, 15, 25 -10, 25 में से 25 घटा दो 0, 33 में से 25 घटा दो 10, 45 में से 25 घटा दो 20, ये आपका आ गया डी, और अब f गुना डी कर दो, तो 20 को 2 से गुणा किया -40, 10 को -50, 0, फिर 10 को 40, फिर 20 को 20, जोड़ दो। अब क्या क्या चाहिए हमारे को, ए का मान आई गया, सिग्मा एफ डी इनको जोड़ना है और सिग्मा एफ इनको जोड़ना है, 5 और 2 7, 15, 19, ये तो हो गया 20, अब इनको भी जोड़ दो, तो ये प्लस के 40 माइनस के 40 तो यहीं कट गए, और अब देखो माइनस के 50 और प्लस के 20 तो सिग्मा तो क्या बच जाएगा माइनस के 30 सिग्मा एफ डी का मान, तो सूत्र होता है कल्पित मध्य का कि ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ए का मान 25, सिग्मा एफ डी का मान -30, सिग्मा एफ का मान है हमारे 20, अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -30 बटे 20, 0 से 0 काट दो, अब भाग दे दो, 2 1 कम 2 बच गया 1, 2 पंजे 10, तो 1.5, तो 25 में से 1.5 घटा दीजिए, तो 1.5 घटाएंगे 25 में से 1.5 तो 23.5, ये आंसर होगी। अब देखो अथवा वाला बहुलक, इसी का अथवा वाला बहुलक है, बहुलक याद करना है, 0 से 10 20, 0 से 10 20 से, अच्छा 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये थे f का मान 12, 20, 25, 22, 10। तो बहुलक के लिए पहले हम बहुलक वर्गमूल बनाते हैं, सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता यानी f कितनी है भाई 25, ये तब हमारा बहुलक वर्गमूल ये हो जाएगा, तब बहुलक जो वर्गमूल बनेगा वो होगा 30 से 40, ठीक है। तब हमारे देखो इसमें L का मान निम्न वर्ग सीमा, F0 का मान 20, F1 का मान 25, F2 का मान 22,
मान रख दो, और h का मान अंतराल कितने कितने का, 10-10 का। बोलो का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा h। L का मान 30, F1 का मान 25, F0 का मान 20, F2 का मान 2 गुणा 25, F0 का मान 20 और F2 का मान 22 गुणा 10। सरल कर दो, सरल करेंगे 30 प्लस 25 में से 20 गए तो 5 और 50 और 50 हो गया 20, ये कितना हो गया माइनस 42 गुणा 10। तो 30 प्लस 50, 50 में 42 गए तो 8, तो 30 प्लस 8 छिंग 48 बच गए 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 40, तो 36.25 आंसर बहुलक वाले थे। देखिए 21वां प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से सरल करने हैं आपको। कौन सी विधि से? आलेखीय विधि से। देखो x प्लस वाई बराबर 8, ये तो है समीकरण 1। y बराबर दे रखा है 2x माइनस 7, ये हो गई समीकरण 2। पहले समीकरण 1 से सारणी बनाना, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से देखो, अब समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 8, ये हमारा समीकरण 1। x बराबर 0 रखने पर कुछ, अब x बराबर मैंने 0 रख दिया, ये 0, y बराबर 8, तो y बराबर क्या आ गया 8। तो एक तो ये हो जाएगा आपके, x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 8। अब x बराबर कुछ भी रख दो, 1 रख दो, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर जब 1 रखेंगे समीकरण में तो y बराबर 8, तो y बराबर 8 है माइनस 1, तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया 7। अब x बराबर 2 रख दो, x बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 है माइनस 2, तो y बराबर क्या आ गया 6। तो इस जो समीकरण से सारणी जो बन रही है हमारे पास से, वो बन रही है x और y। देखो x का मान क्या रखा 0, तो इसका मान क्या प्राप्त हुआ 8, x का मान 1 रखा तो 7, x का मान 2 रखा तो ये हो गया 6। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से तो देखो पहले से सरल की हुई है, तो इस तरफ जो चर पद है उसका मान रख दो। तो x बराबर 0 रखने पर, तो अभी समीकरण में x बराबर 0 रखा माइनस 7, तो y बराबर क्या आ गया माइनस 7, ठीक है। और x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे 2 गुणा 1 माइनस 7, y बराबर 2 माइनस 7, तो y बराबर क्या आ गया माइनस 5। अब x बराबर हम x बराबर क्या रख ले रहे, अब इसमें देखो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 7 y, तो y का मान हो गया माइनस 3। तो इससे जो सारणी बन रही है इस समीकरण से, वो क्या बन रही है, x का मान 0, y का मान माइनस 7, x का मान 1, y का मान माइनस 5, x का मान 2 और y का मान माइनस 3। दो साथ अब इनसे आप ग्राफ बना लीजिए भाई, x और y का मान, x माइनस वाला छोटा, तो देखो इधर ये x, सॉरी y, ये y है, ये y डेज है, और इधर ये x डेज है, और इधर x, ठीक है। अब x का मान 8 तक, y का मान 8 तक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लगभग ये 8 7 6 5 4 3 2 1, और इधर माइनस में वापस 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 5 6 7, और इधर x का मान 1 2 3 1 2 3 4, लगभग 4 तक ही है। और देखो अब बना लो 0 8, x का मान 0 और y का मान 8, तो पहला बिंदु तो ये हो गया, x का मान 1 और y का मान 7, x का मान 1 और y का मान 7, ये दूसरा बिंदु हो गया। 2 और 6, 2 और 6, ये तीसरा बिंदु हो गया, ये वाला। तो अब देखो इसको मिला दो इस प्रकार से। अब देखो सेकंड में माइनस 7, इन y का मान माइनस 7, ये वाली। फिर 1 और माइनस 5, 1 और माइनस 5,
2 और -3, 2 और -3 लगभग। अब इनको भी मिला दीजिए, तो लगभग लगभग इस प्रकार से ये बनेगी, ग्राफ बनेगा हमारा। और ये जहाँ क्रॉस करेगी इस प्रकार से ये, तो कहाँ क्रॉस करेगी, लगभग 4 4, तो फिर x का मान वो हो जाएगा, पैमाना आपको लिखना ही। ये हो गया आपके ग्राफ। देखिए रचना वाला प्रश्न 22वां। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसकी भुजा बीसी बराबर 6 है, AB बराबर 5 और कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री हो, तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। और संगत भुजाएं कितनी है, 3/4 गुनी हो। इजी है, हल है। तो सबसे पहले बीसी बराबर देखो 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, और कोण एबीसी यानी बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाया प्रकार की सहायता से। इस प्रकार से मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। फिर ए बी बराबर 5 सेमी का चाप काटना है ऐसे, ये 6 सेमी की हो गई, तो ये 5 सेमी कट गया, मान लीजिए ये ए बी, और ये 5 सेमी की हो गई, इस यहाँ से काटना है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अब 3/4 गुणी, तो बड़ी संख्या कौन सी, 4, यूनियन कोण बनाए, तो एक रेखा खींचो और इसके 4 भाग करो, 1 2 3, लगभग ये 4, यानी ये B1 2 B3 और B4। अब देखो हर में कौन सी संख्या 4 बड़ी है, अब हर में 4 है ना, तो इसको इसे मिला दो, ये हो गया। अब वही चाप यहाँ से काटना है, यहाँ पर का रखना है, ये यही चाप वापस। अब 3/4, अब इसमें देखो 3, तो तीसरे वाले पर काटना है ऐसे करते हुए, ये इस प्रकार से। अब यही दूरी मापनी है वापस, लगभग ये कट गई, अब इसको इसे आप मिला दीजिए, ये इस प्रकार से। अब वापस इस बिंदु से ये चाप काटना है, इसी से ये काटना है सेम, और ये इसको मिला देना है, लगभग ये हो जाएगी आपके। इस प्रकार से आकृति बनेगी आपके 22वें की। और अथवा वाला 8 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचिए। 8 सेमी व्यास का यानी त्रिज्या 4 सेमी, मान लीजिए कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का ये कोई वृत्त है, 4 सेंटीमीटर का, तो व्यास 8 हो जाएगा। तो इसके केंद्र से 8 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। यानी ये 4 है, तो 4 और बार ले लीजिए, ये 4 हो गया, O ये A ये B, इस बिंदु से स्पर्श रेखा पर रचना करें। तो इस स्पर्श रेखा रचना करने के लिए आपको इसका संधिभाजन करना पड़ेगा OB रेखाखंड का। मान लीजिए ये हो गया और ये इधर, तो ऐसे करते हुए ये हो गया। अब यहाँ से आपको चाप काटने हैं इस बिंदु से, चाहो तो पूरा वृत्त भी बना सकते हो ऐसे करते हुए, इस प्रकार से। जहाँ कटेगा ये और इसको इस प्रकार से आप क्या करते बनेगी अथवा वाली। विश्व माध्यक याद कीजिए। माध्यक देखो हल है, वर्ग अंतराल है 1 4 4 7 7 10 से 13 13 से 16 और 16 से 19। और इधर बारंबारता f का मान 6 30 40 16 4 और 4। माध्यक याद करना है। माध्यक में पहले सीए बनाएंगे, सीए बनाने के तिरछी जोड़ते हैं, 6 36 4 3 7 76 76 और 16 92 92 4 96 96 4 100। तो यहाँ देखो ये संख्या और इनका योग सिग्मा एफ का योग बराबर होना चाहिए, तो इनको भी जोड़ सकते हो। देखो 30 और 40 70 70 10 80 86 86 6 92 4 96 100 बराबर है। तो ये जो मान होता है वो एन के होता है, सिग्मा एफ ही एन होता है 100। तो आप पहले हम माध्यक वर्ग निकालेंगे, यानी n/2, n का मान कितना है 100/2, 100 में भाग दिया 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF 76, तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग अंतराल। 50 से ठीक बड़ी CF क्या है 76 है, तब माध्यक वर्ग अंतराल जो बन रहा है वो क्या बनेगा 7 से 10, क्या बनेगा 7 से 10। अब देखो इसमें L का मान 7 और CF का मान माध्य वर्ग से ठीक पहले वाली CF 36, F का मान माध्य वर्ग अंतराल की बारंबारता 40 और H का मान कितने कितने का अंतर 3 3 का, ये H का मान हो गया, रख दो। और माध्य का सूत्र क्या होता है L + n/2 - CF
बटे एफ गुणा एच। एल का मान कितना है 7 प्लस एन बटे 2 का मान 50, सी एफ का मान 36 बटे एफ का मान 40 गुणा एच का मान 3। सरल कर दो, 7 प्लस 14 बच गए 3। सरल कर दो, 2 7 14 20, 7 प्लस 3 7 21 बटे 20। भाग दे दो, भाग देंगे 7 प्लस 20 1 का मान 20, फिर बच गया 1, फिर लगाया 0.20 पंजे 100, तो 8.05 मध्य का उत्तर आ रहा है आपके 23वें में। ये आंसर है आपके अथवा वाला। इसमें क्या याद करना है, बहुलक। देखो वर्ग जो अंतराल है 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39, 41 से 49 और 51 से 59। बारंबारता पतियों की संख्या बारंबारता है 6, 10, 12, 22, 17, 8। बहुलक याद करना है आपको। तो सबसे पहले देखो, सबसे अधिक आने वाली बारंबारता एफ क्या है 22 है। तब बहुलक वर्ग अंतराल, तब बहुलक वर्ग अंतराल क्या है 31 से 39, क्या है 31 से 39 है। तब एल का मान तो क्या हो जाएगा 31, F0 का मान 12, F1 का मान 22, F2 का मान 17 और H का मान कितने कितने का अंतर आ रहा है इसमें, कितने कितने का अंतर है भाई 8 8 का अंतर है भाई, 8 का ही तो अंतर है। कितने कितने का अंतर गए थे 8 8 का, सही में 8 8 की गैप है। तो देखो बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F2 माइनस F0 गुणा H। एल का मान 31 प्लस F1 का मान 22, F2 का मान 12, F0 का मान तो F1 का मान 22। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पहले 2 लिख दो 0 लिख दो, ठीक है ना। तो F1 माइनस F0, हाँ तो F0 का मान 12 हो गया और F0 का मान 12 माइनस F2 का मान है 17 और H का मान है आपके पास 8। सरल कर दो, 31 प्लस बच गया 10, 44 माइनस 29 इंटू 8, सरल करेंगे 31 प्लस 80 बटे हुए कितने बच रहे हैं भाई 15 ही है। और भाग दे दो, 31 प्लस 15.75 बच गए 5, फिर लगाए 15 3 45, फिर 5 15 3 45, तो लगभग 36.33 ये आंसर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन। जहाँ तक हो सका है पूर्ण रूप से सरलीकरण से मैंने भरपूर कोशिश की सरल कराने की, और आप आराम से मूल्यांकन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, अच्छे से मूल्यांकन करना, और क्योंकि मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन करने का मतलब ये है कि यदि किसी एग्जामिनर से वैसे गलतियाँ होती नहीं है, मान लो किसी भूलवश कारण से कोई गलती हो भी जाती है और आपने लगभग मूल्यांकन कर लिया कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको उस समय फायदा करे कि मान लीजिए आपके 80 में से 70 नंबर हो गए हैं और एग्जाम में आपके जब रिजल्ट आएगा तब 60 ही आए, तो आपको मूल्यांकन के समय फिर देखना है कि यार मैंने मूल्यांकन किया है तो 70 आने चाहिए, मेरे 60 ही आ रहे, तो उस समय फिर हम वापस रीचेकिंग करवा सकते हैं या रिटोटलिंग करवा सकते हैं। तो फायदा क्यों ना करिए, तो मूल्यांकन करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले एग्जाम आपके अच्छे ही होंगे और सभी विद्यार्थियों को मैं जो शेष बचे एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।